फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेसन है जो हमारा, आज इसको हम समराइज करेंगे जिससे कि आपके लिए नोट मेकिंग में, यानी कि इस लेसन के आप नोट मेकिंग करोगे ना, यानी कि नोट्स बनाओगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी के अंत में, ड्यूरिंग द लेट का मीनिंग क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत में कैसा था, यानी कि 1780 की बातें हैं, 1780 के आसपास की बातें हैं। तो उस टाइम पे समाज कैसा बना हुआ था। द फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज्ड, यानी कि द फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज का मीनिंग क्या है कि फ्रांस का समाज बना हुआ था। यह मेनली बना हुआ था 3 स्टेट में, 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे, इसमें आते थे स्पेशली क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी, यानी कि पादरी, जो चर्च के जो पादरी होते थे, यानी कि चर्च में जैसे अपने यहाँ पे पंडित होते हैं, ऐसे वहाँ पे जो प्रीस्ट लोग हैं, यानी कि क्लर्जी लोग हैं, उनका जो सोशल स्टेटस है ना काफ़ी हाई है, यानी कि समाज में वो काफ़ी उच्च दर्जे के हैं। तो फर्स्ट स्टेट में फ्रांस में कौन आते थे, क्लर्जी। नेक्स्ट है सेकंड स्टेट में कौन आते थे, नोबिलिटी, यानी कि नोबिलिटी मीन्स क्या है, नोबल पर्सन, यानी कि वो लोग जो कि राजा या राजा के सगे संबंधी, यानी कि हाई सोसाइटी के, जैसे अपने यहाँ पे अक्षत्रिय वर्ग है ना, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, तो ऐसे ही वहाँ पे दूसरे सेकंड स्टेट में कौन आते हैं, नोबिलिटी, यानी कि अक्षत्रिय वर्ग, राजा या राजा के रिश्तेदार। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेट में कौन आता है, यानी कि तीसरा वर्ग है। जैसे अपने यहाँ पे तो वर्णों में बांट रखा है, हमारे समाज में तो 4 वर्णों में, लेकिन फ्रांस में केवल 3 वर्णों में बांटा हुआ था उस टाइम पे। 3 स्टेट बना रखे थे उन्होंने, थर्ड लेवल थे उसके। और जो थर्ड लेवल में कौन कौन आते थे, बिग बिजनेसमैन, यानी कि बड़े बड़े व्यापारी, मर्चेंट्स भी व्यापारी, कोर्ट ऑफिसर्स, कोर्ट में जो लगे हुए दरबारी वगैरह थे, ऑफिसर थे वहाँ पे वो, पीजिएंट्स यानी कि किसान, आर्टिसंस यानी कि कारीगर, लैंडलेस लेबरर भूमिहीन मजदूर, एंड सर्वेंट और नौकर एटसेट्रा। तो तीसरे वर्ग में ये लोग आते थे, बिग बिजनेसमैन। जैसे अपने यहाँ पे बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग कौन से वर्ग में आता है, वैश्य वर्ग में आता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, और फिर उसके बाद आता है शूद्र कौन से होते थे, जो बाकी वर्ग की सेवाओं में लगे रहते थे, साफ सफाई का काम करते थे। वैश्य में कौन थे, व्यापारी। तो इसमें भी मेनली यही है, थर्ड स्टेट में कौन कौन है, इसमें वैश्य वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर है ना आर्टिसन भी आए हुए हैं, आर्टिस्ट लोग भी आए हुए हैं, जो कारीगर वगैरह हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसान भी आए हुए हैं। ठीक है, और किसानों के साथ साथ यहाँ पे मजदूर वर्ग है ना, जो लेबर वर्ग है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आगे क्या खासियत थी थर्ड स्टेट की, सम विद इन द थर्ड स्टेट वर रिच एंड सम वर पुअर। इस थर्ड स्टेट में क्या था, कुछ व्यक्ति तो है ना अमीर थे, रिच थे, यानी कि एफ्लुएंट थे, लेकिन कुछ कैसे थे, बहुत ज़्यादा ही गरीब थे, यानी कि अमीर गरीब दोनों तरह के लोग है ना थर्ड स्टेट में ही आते थे। और दूसरी क्या खासियत थी थर्ड स्टेट की, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। ये थी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे। फ्रांस समाज में जो ये स्टेट बना हुआ था, ये तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस टाइम के जो लेट 18th सेंचुरी के जो राजा थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही कर रखी थी फ्रांस में कि जो जितना भी बर्डन था, यानी कि बोझ था, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, जितना भी आर्थिक गतिविधियों का जितना भी बोझ था, वो सारा का सारा टैक्सेस का किसके ऊपर डाल रखा था, थर्ड स्टेट के ऊपर।
ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। जो लुई 16 था ना, तो उन्होंने क्या किया था, लुई 14 था ना, वो लुई 14 था, उन्होंने क्या कर रखा था कि यहाँ पे जितना भी टैक्स जो देना होता था ना, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ही लगा रखा था। क्योंकि टैक्स से क्या होता है, राजा का और राज्य का क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है, पैसे जनरेट होता है ना। अब सर स्टेट के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा था फाइनेंस का, पैसे का, वो सारा का सारा कहाँ से वहन कर रहे थे, टैक्सेस से। ठीक है, तो ये दिक्कत थी यहाँ पे थर्ड स्टेट की। अब उसके बाद फ्रांस में वहाँ पे उस टाइम पे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल मीन्स पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू, यानी कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी। एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन, और साथ ही साथ में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड थी जो ग्रेन की, यानी कि अनाज की मांग भी इतनी ही तरीके से बढ़ रही थी जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडन, और जो गैप था गरीबों के और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। यानी कि अमीर अमीर होते जा रहे थे और गरीब गरीब होते जा रहे थे। एंड दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसके बिहाफ पे यानी कि अमीर गरीब की जो खाई बढ़ती रही थी, उससे क्या हो गया कि वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि वहाँ जीवन का ही, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब दोहरी मार होगी लोगों के ऊपर। पहले से ही गरीबी थी वहाँ पे, पहले ही लोग टैक्स इतना दे रहे थे, और दूसरा यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अनाज की कमी हो गई, तो लोगों के लिए ना जीवन ही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया, यानी कि जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ग्रोविंग मिडिल क्लास। द ग्रोविंग मिडिल क्लास मीन्स क्या था, दिस स्टेट वाज एजुकेटेड। जो थर्ड स्टेट थी फ्रांस की, वो हालांकि एजुकेटेड तो थी, पढ़े लिखे तो थे उसके अंदर, एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग थे, इसमें सीधी सी बात है, जिस समाज में अगर पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, वो जो स्पेशल प्रिविलेज होते हैं ना, यानी कि ऊंच नीच का भी, ये उच्च वर्ग से है तो इसको अलग से सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया कि भाई है ना, स्पेशल प्रिविलेज वाला जो फर्स्ट स्टेट को यानी कि क्लर्जियों को दे रखा है, नोबल पर्सन को दे रखा है, यानी कि जो अरिस्टोक्रेट लोग हैं, उन लोगों को जो स्पेशल स्टेटस दे रखा है समाज में, उसको ख़त्म करो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो यही सिखाते हैं ना कि ऑल मैन आर इक्वल। तो ये इसी बात में बिलीव करते थे मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थे। दीज आइडियाज़ वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर, और इन्हीं आइडियो को यानी कि इसी विचार को आगे बढ़ाया गया किनके द्वारा, कुछ फिलोसफर थे उस टाइम के। जिस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, तो उस टाइम के फिलोसफर थे, जिनमें कौन था, लॉक, इंग्लिश फिलोसफर जॉन लॉक नाम का एक बहुत ही महान इंग्लिश फिलोसफर हुआ उस टाइम पे, एंड रूसो फ्रेंच फिलोसफर, और ऐसा ही एक और जो दार्शनिक था रूसो, जो कि फ्रांस का ही था। तो इन्होंने इन विचारों को आगे बढ़ाया कि भाई ऐसा जो प्रिविलेज दिया गया ना, विशेषाधिकार, किसी को नहीं देना चाहिए समाज में, क्योंकि समाज में सभी लोग क्या है, इक्वल है। ठीक है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस। और उसी टाइम पे 1776 में आपको पता ही है कि 1776 में जो यूएसए था, यूएसए उस टाइम पे लिबरेट हुआ था, और वहाँ पे अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में संविधान बनाया गया था, और संविधान में क्या किया गया था कि हर व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे। हर व्यक्ति को क्या दिया गया था, अधिकार दिया है जीने का। ठीक है, कि हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तो वही वहाँ का विचार, क्योंकि उस टाइम पे ये घटना कहाँ हुई थी, अमेरिका में, और अमेरिका के इस घटना का, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का, कि भाई हर व्यक्ति को विशेष अधिकार देना चाहिए, हर व्यक्ति समान है, तो वही विचारधारा फ्रांस में भी आ गई।
और फ्रांस में आने के बाद वहाँ के लोगों ने भी क्या किया कि भाई अब तो हम भी अपने अधिकार मांगेंगे। राजा और ये पादरी जो बड़े बना रखे ना, इनको बड़ा क्यों बना रखा है, हम भी इनके बराबर है, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पॉलिटिकल थ्योरीज यहाँ पे बनने लगी। These ideas were discussed intensively in सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेज। और यही विचार थे ना जो समानता के अधिकार थे और आज़ादी के अधिकार थे, ये है ना लोग अब बड़े गहनता से, इंटेंसिवली का मतलब है बड़ी गहनता से डिस्कस करने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठते थे या सैलून में बैठते थे, जैसे आजकल होता है ना अपने यहाँ पे बैठ के जब भी राजनीति की तो बातें होती है ना, तो उस टाइम के लोग वो फ्रांस के थे, वहाँ पे भी वो बैठ के इन विचारों के बारे में बातें करने लगे कि भाई हम भी इनके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये क्या भगवान के बच्चे हैं क्या, इनको इतना विशेष अधिकार दे रखा और हमें नहीं दे रखा। तो इसके लिए लोग बातें करने लगे, जिससे कि यह लोगों के अंदर स्प्रेड हो गए, ये विचार क्या गए, फैल गए थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और उस टाइम की जो किताबें थी और अखबार थे उनके अंदर ये फैलने लगे उनके द्वारा। दीज वर इवन रीड अलाउड, हालांकि उन विचारों को केवल फैलाया नहीं गया, उनको है ना लोगों ने अलाउड, जोर जोर से बोल बोल के भाषण दे के भी, लोगों सभाएं कर करके भी उनको फैलाया। ठीक है, तो ये हुआ मिडिल क्लास बढ़ गई, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस, जो फ्रांस की जो क्रांति है वो कई सारी स्टेजेस में, यानी कि कई सारी अवस्थाओं में गुजरी। फर्स्ट तो क्या था, वेन लुई 16, जब लुई 16 यानी कि लुई 16 बोलेंगे इसको, है ना, लुई 16 मीन्स लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, जब वो फ्रांस का राजा बना इन 1774 में। कब बना वो, 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हेन डिड लुई 16 बिकेम द फ्रेंच किंग, कब, 1774 में। एंड ही इनहेरिटेड ए ट्रेजरी विच वाज एम्प्टी, तो जब वो राजा बना तो उसे एक ऐसा ट्रेजरी यानी कि ऐसा कोष मिला, राजा का ऐसा कोष मिला जो कि पूरी तरह से एम्प्टी था, खाली था। ठीक है, दिस वाज ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी, और देयर वाज ग्रोइंग डिसकंटेंट, और समाज में क्या हो रहा था, डिसकंटेंट हो रही थी, यानी कि निराशा छा रही थी, यानी कि लोग वहाँ संतुष्ट नहीं थे उस टाइम के राजा से। डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ ओल्ड रिजिम, जो पुराने तरीके से जो चलती आ रही थी फ्रांस की जो सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो उस ट्रेडिशन को लेके लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट थे। 1789 में क्या हुआ, कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, वहाँ पे स्टेट जनरल की बैठक हुई। कॉन्वोकेशन मीन्स क्या, बैठक हुई। द थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने एक नेशनल असेंबली बना ली, राष्ट्रीय सभा बना ली। एंड द बस्टाइल इज टर्म्स, वो बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो बस्टाइल नाम का जो किला था, जो राजा का जो किला था, उसके ऊपर उन्होंने स्टॉर्म मीन्स यानी कि अटैक कर दिया। एंड पीजेंट्स रिवोल्ट इन दी कंट्री साइड, वहाँ पेरिस में जो बस्टाइल का जो किला था उसको तोड़ फोड़ दिया, तो वहाँ से क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे 1857 में हुई थी ना, वहाँ मंगल पांडे ने शुरू की थी, है ना, गोली चला के। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे गांव में, कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी वो क्रांति फैली थी। तो ऐसे ही फ्रांस में हुआ, तो पूरे के पूरे गांव के लोगों में भी जो किसान लोग थे, पीजेंट्स मीन्स यानी कि जो किसान थे, उनके अंदर
आक्रोश फैल गया। जैसे आज के टाइम में रिसेंट में आप देखोगे ना, जो ये किसान बिल पास करा तो किसानों के अंदर रिवोल्ट छाया हुआ है सरकार के अगेंस्ट में, है ना। तो ऐसे ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 1791 1791 में क्या हुआ, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। तो 1791 में फिर क्या किया, उसी नेशनल असेंबली ने एक संविधान बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान। फ्रेम किया, फ्रेम का मतलब क्या, बनाना, फ्रेम कर दे, सेट कर दे कि भाई ऐसे ऐसे हम संविधान बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, जिससे कि हम राजा की शक्तियां क्या करेंगे, कम करेंगे। एंड टू गारंटी बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, और सभी इंसानों को, यानी कि सभी जो नागरिक है फ्रांस के, उनको हम क्या दिलाएंगे, बेसिक राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिलाएंगे। ठीक है, आज़ादी के, इक्वलिटी के। ठीक है, तो 1791 में ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, 1789 में तो रेवोल्यूशन हुआ, 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, फिर 1792 टू 93 1792 और 1793 में क्या हुआ, फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि गणराज्य बन गया। एंड जकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोन, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो जकोबिन क्लब था उसका जो शासन था, उनका रिपब्लिक, उन्होंने अपना गणराज्य बना रखा। एक्चुअली वहाँ पे एक ग्रुप था जकोबिन क्लब नाम का, तो उन्होंने वहाँ पे सरकार चलाई, नेशनल असेंबली वाले। तो उसके बाद अब उनको क्या कर दिया, ओवरथ्रोन कर दिया, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया फोर्सिबली, और वहाँ पे किसका शासन आ गया, डायरेक्टरी रूल का। ठीक है, फिर क्या हुआ 1795 में, ए न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड ए 5-man डायरेक्टोरेट। और इस डायरेक्टरी में क्या था कि एक नया कन्वेंशन बना, एक नई लोगों का ग्रुप बना दिया, एक बैठक हुई और उस कन्वेंशन में क्या किया गया, कन्वेंशन ने अपॉइंट किया 5 लोगों को। ठीक है, 5 मैन थे जो डायरेक्टोरेट थे, डायरेक्टर थे जो। ठीक है, टू रन द स्टेट, जो कि राज्य को चलाएंगे फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795 में, 26 अक्टूबर 1795 से उनका शासन शुरू हो गया। किसका, डायरेक्टरी, इसे बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। 5 डायरेक्टर होते थे इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ 1799 में क्या हुआ, द रेवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट टू। ठीक है, और उसके बाद जो ये रेवोल्यूशन जो चल रहा था 1789 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1798 से स्टार्ट हुआ था, वो 1799 तक आते आते क्या हो गया, खत्म हो गया। किसके द्वारा, उस टाइम पे एक राजा था नेपोलियन नाम का राजा, नेपोलियन बोनापार्ट, वो आगे उभर के सामने आया। ठीक है, तो अब नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पे फ्रांस को वापस अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, ये तो था हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एंड हुआ, तो उसके बारे में है सारा डिस्कस। ठीक है, इसको डिटेल में आप वहाँ पढ़ोगे ना आपकी बुक में, तो वहाँ पे और भी हो जाएगा ये क्लियर। ठीक है, उसके बाद है आपके कुछ ये टाइमलाइंस हैं इम्पोर्टेंट। द टाइमलाइन लेसन कवर अप हो जाएगा। टाइमलाइन दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटित हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, और कौन कौन से ईयर को, कौन कौन सी डेट को हुई। तो फर्स्ट था 1770 एंड 1780s, यानी कि 1770 और 1780 में क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ, इकोनॉमिक डिक्लाइन। फ्रांस में 1770 और 1780 के बीच में एक तो क्या हुआ, जो उनका आर्थिक, यानी कि जो फ्रांस की जो कमाई थे ना, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक रूप से
समाज का फ्रांस का क्या हो गया था, पतन, यानी कि वो नीचे जा रहा था। एंड फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेब्ट, और फ्रांस की जो सरकार थी उस टाइम की, उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा बढ़ गया था। डीप डेब्ट का मतलब क्या है, बहुत बड़ा कर्जा बढ़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट 1788 टू 1789, 1788 और 1789 में क्या हुआ था फ्रांस में, बैड हार्वेस्ट। एक तो कहते फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, बुरी फसल रही, फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। एंड हाई प्राइसेस, और कीमतों में वृद्धि हो गई। एंड फूड राइट्स, और लोगों के बीच दंगे होने लगे, किस चीज़ को लेके, रोटी को लेके, ब्रेड को लेके, फूड राइट्स हुए। ठीक है, रोटी को लेके दंगे होने लगे फ्रांस में। ये कब की बात है, 1788-89 की। 1789 में 5 मई 1789 को क्या हुआ, स्टेट जनरल कन्वीन्ड, जो स्टेट जनरल थे वो वहाँ पे बैठक में इकट्ठे हुए। एंड डिमांड रिफॉर्म्स, और उन्होंने वहाँ पे डिमांड की कि भाई सुधार करो हमारे साम्राज्य में, यानी कि हमारे राज्य में या हमारे समाज में जो कमियां आ रही हैं उनको सुधारो। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने फिर इसके बाद 1789 जुलाई 14, 1789 जुलाई 14 को क्या किया, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड। तो थर्ड स्टेट वालों ने एक राष्ट्रीय जो असेंबली थी वो बनाई। ठीक है। एंड बस्टाइल स्टॉर्म्ड ऑन जुलाई 14, और 14 जुलाई को जो बस्टाइल नाम का जो किला था, बस्तिल नाम का जो किला था फ्रांस में, उसको तोड़ डाला, उसके ऊपर अटैक किया थर्ड स्टेट के लोगों ने। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट्स, और उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो शुरू हो गया। ठीक है। 1789 अगस्त 4, फिर 4 अगस्त 1789, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है। इसमें क्या हुआ, नाइट ऑफ अगस्त 4, अगस्त की नाइट है, 4 अगस्त की रात की बात है। एंड द राइट्स ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी जो शाही परिवार के जो व्यक्ति थे, राजा या राजा के रिश्तेदार, उनके जो विशेष अधिकार मिले होते ना, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। फिर 1789 अगस्त 26 अगस्त 1789 को क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। फिर उन्होंने एक राइट्स ऑफ मैन, यानी कि मानव के अधिकार की घोषणा की उन्होंने, नेशनल असेंबली ने। कब की, 26 अगस्त 1789 को। ठीक है। फिर क्या हुआ, 1790 को सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी नेशनलाइज द चर्च, और क्या हुआ, फिर सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी कि नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नागरिक संविधान बनाया गया। और जिसमें क्या किया गया कि जो चर्च थे उनको क्या बना दिया गया, नेशनलिस्ट किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय कर दिया, सरकारी कर दिया उनको। 1792 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1791 में, यानी कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदल के क्या कर दिया, एब्सोल्यूट मोनार्की। और जो पूरी की पूरी जो मोनार्की थी, यानी कि राजा का जो शासन था, उसको ख़त्म करके इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि एक ऐसी राजा का शासन कर दिया जो कि किसके अकॉर्डिंग होगा, पार्लियामेंट के, यानी कि संसद के। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संवैधानिक। संवैधानिक वहाँ पे क्या बना दी गई, मोनार्की बना दी गई, संवैधानिक शासन बना दिया विद लिमिटेड पावर्स, जिसमें कि राजा की शक्तियों को क्या कर दिया उन्होंने, लिमिटेड, यानी कि सीमित कर दिया। ठीक है। फिर 1792 में फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया अटैक्ड
रेवोल्यूशनरी फ्रांस, फिर ऑस्ट्रिया ने और पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया और पर्शिया नाम के जो कंट्री थे, पड़ोसी देश थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, पड़ोसी राजा थे, उन्होंने राजा का शासन, उन्होंने देखा कि फ्रांस में क्या किया भाई, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, राजा को मार दिया है और राजा के शासन को अपने हाथों में ले लिया, अब हमारी बारी है। तो फिर उन्होंने अटैक किया किनके ऊपर, फ्रांसीसी रेवोल्यूशनरियों के ऊपर, यानी कि फ्रांस के जो जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरियों ने क्या किया, 1793 में, 1793 में, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया पर्शिया भाग गया था, जो लुई 16 था ना, 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो ऑस्ट्रिया भाग गया था, तो वहाँ से पकड़ के लाए वो उसको, और फिर उन्होंने क्या किया, लुई 16 एंड मैरी एंतोएटा, यानी कि लुई 16 जो फ्रांस का राजा था उस टाइम पे, और जो उनकी वाइफ थी मैरी एंतोएटे, उनको पकड़ा एंड आर एग्जीक्यूटेड, और फिर उनको मार डाला। किन्होंने मारा, क्रांतिकारियों ने, रेवोल्यूशनरियों ने, ठीक है। फिर 1792 टू 1794, 1792 और 1794 का जो काल था वो कैसा था, उस काल को हम बोलते हैं द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट। रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या है कि भाई भय का या आतंक का शासन, रेन का मतलब होता है शासन, और टेरर मीन्स भय या आतंक, वो स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, रेन ऑफ टेरर मीन्स क्या है आपका, रेन ऑफ टेरर, RE। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, पर्शिया एंड स्पेन आर एट वॉर विद फ्रांस। ये सारे के सारे जो कंट्री थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पर्शिया, ये स्पेन, ये सारे के सारे फ्रांस के साथ युद्ध में लगे हुए थे, यानी कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। रोबेस्पियर्स कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल बैक फॉरेन इन्वेडर्स, तो वो क्या करते हैं, रोबेस्पियर की जो कमेटी थी, यानी कि जैकोबिन क्लब का जो चीफ था रोबेस्पियर, जो इसकी कमेटी थी, वो क्या कर रहे थे, वो फॉरेनर्स इन्वेडर को क्या कर रहे थे, वापस भेज रहे थे, ठीक है। एग्जीक्यूट मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल, तो उन्होंने बहुत सारे एनिमीज थे, जो दुश्मन थे, उनको मारा, फ्रांस के जो दुश्मन थे उनको भी मारा, ठीक है, जो उसके खिलाफ बोलता था, सीधी सी बात ये थी। फिर क्या हुआ, 1794 में रोबेस्पियर इज एग्जीक्यूटेड, फिर रोबेस्पियर को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है 1794 में। जो रोबेस्पियर था ना, जिसने रेन ऑफ टेरर बनाया 1794 में, उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। एंड फ्रांस इज गवर्न बाय ए डायरेक्टरी, उसके बाद फिर फ्रांस के ऊपर शासन किसका आ गया, डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी रूल आ गया। एक कमेटी ऑफ 5 मैन, जो कि क्या थी, 5 मेंबरों की एक कमेटी थी, क्लियर है। और लास्ट में फिर क्या हुआ, 1799 नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द लीडर। 1799 में फिर नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन गया, फ्रांस का राजा बन गया, लीडर कह लो या राजा कह लो, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल हम करेंगे वुमेन्स रेवोल्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये हम कल करेंगे।